डेली लाइफ है उसमें आजकल के दौर में अनेक हमें ऐसे इंस्टेंसेस ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे एकदम से आदमी बिल्कुल सही था और अगली मोमेंट ही वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। तो उस केस में, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करें? अगर हम सब यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो सोसाइटी भी हमसे उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। मान लो फ्लाइट में जा रहे हैं तब भी अनाउंसमेंट होगी कि डॉक्टर है तो कुछ हेल्प करें, या कोई मेडिकल स्टाफ है तो कुछ हेल्प करें। तो इस सिचुएशन में जो हमें परफॉर्म करना है उस टेक्निक को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की टेक्निक को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। अब इस टेक्निक को हम बहुत अच्छे से करें तो ब्रेन को नॉर्मल सर्कुलेशन से 50% से भी कम ब्लड जा। तो हम अगर ठीक से ना करें तो इसका मतलब वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एक वेस्ट ऑफ टाइम एक्सरसाइज है। तो आज हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से सीखेंगे ताकि जो हमारे पास 3-4 मिनट होते हैं जब ब्रेन सेल्स जिंदा हैं तब हम उस तक ठीक से ऑक्सीजन पहुंचाएं, किसी तरीके से किसी तरह से उसको ब्लड फ्लो पहुंचाएं और हमारा ये जो पेशेंट है उसकी एक जान बच सके, एक कॉमन मैन की जान बच सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब पहले हम एक केस सिनेरियो लेते हैं। हम में से कोई जिम में गया हुआ है और जिम में कोई ट्रेडमिल करते करते हमारे साथ में एकदम से कोलैप्स कर गया, ट्रेडमिल के अंदर ही समझ लो कोलैप्स कर गया। तो एक एक करके हम अपना कॉमन सेंस से या अपने नॉलेज से सोचें कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो दीपक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मली पेशेंट को बिठाएंगे एक जगह, वो पूरा कोलैप्स ही है, तो सबसे पहले क्या करना है? ट्राई टू वेक हिम अप, गेट हिज कॉन्शियस बैक। पहले तो ट्रेडमिल बंद करेंगे, हाँ ठीक है। फिर उसको वी हैव टू जस्ट पैट हिम। सबसे पहले इसका मतलब है कि हम अपनी और उस पर्सन की सेफ्टी को देखेंगे। मान लो कहीं पे ड्राउनिंग है तो पानी से बाहर लाएंगे, ट्रेडमिल है तो फंसा हुआ है तो उसको बाहर लाएंगे, मान लो कहीं पे आग लगी हुई है तो उसको सेफ्टी। और सबसे जरूरी उसकी सेफ्टी से ज्यादा अपनी सेफ्टी है। ये नहीं कि हम भी आग में कूद के या हम भी ड्राउनिंग कूद के हम भी ट्रेडमिल के अंदर ऐसे अजीब सी पोजीशन में घुस के कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी और उसकी सेफ्टी को एक सेफ हार्ड सरफेस में उसको लेके आए, ठीक है। मरीज क्लिनिक के अंदर एंटर किया, ओपीडी में बैठा हुआ है, वेटिंग एरिया में कोलैप्स कर गया, ठीक है। उसको सीधा लेटाएंगे एक हार्ड सरफेस पे या फ्लोर पे या किसी बेड, जो हार्ड बेड पे, ताकि हमारी सारा क्लियर हो, हम एक इफेक्टिव सीपीआर कर सकें। अब सेकंड स्टेप, आपका नाम भी बता देना। प्रभजोत, बताओ। उसके बाद क्या करेंगे? हमने उसको एक सेफ सी पोजीशन पे लिटा दिया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद उसको हिलाएंगे, अगर नहीं नो रिस्पॉन्स होगा उसके बाद उसको पल्स चेक करेंगे। नहीं, तो पहला तुमने बोला उसको हिलाएंगे, इसको स्टेप को कहते हैं शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट मतलब हाँ भाई कैसे हो, ठीक है। हम बोलेंगे हाँ भाई कैसे हो, हिलाएंगे उसको, जीभ दिखाओ अक्सर हम लोग बोलते हैं। सो अगर हमने बोला, अब इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो वो हिल गया थोड़ा सा या जाग गया या थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने लग गया, एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो कि उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अगर रिस्पॉन्स कर दिया तो क्या करेंगे? आपका नाम क्या बेटा? रमेश। हाँ रमेश बोलो। अगर उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे कि कुछ करेंगे? सर उसको पानी वानी जो भी है पिलाएंगे, ठीक है। अगर वो होश में ठीक से है तो पानी पिलाएंगे। और दूसरे जो भी मेरे सामने हो तो उसको हम बुलाएंगे। नहीं, वो तो तब बुलाएंगे अगर वो जाग गया तो उससे पूछेंगे भाई तू खाना वाना खा के आया था, क्या आपको शुगर तो नहीं है, क्या आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, क्या आपको अस्थमा तो नहीं है, जिसकी वजह से उसको सफोकेशन, या तो उसको लगे सफोकेशन होगा तो उसको खुली जगह पे फटाफट बिठा दिया। यानी कि अगर हमें कोई कॉज पता चला, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे कि वो कुछ हिला, थोड़ी देर के बेहोश हुआ था, उठ गया तो ये नहीं कि उसको फिर से वहीं पे बिठा दे तो फिर से हो सकता है कोलैप्स कर जाए वो। तो उसको खुली जगह पे ले जाओ। अगर अस्थमा का है तो उसकी दवाई के लिए फटाफट अरेंज करो, उसको घर पहुंचाने का, उसको कौन सी दवाई खाता है उसके मोबाइल में फोटो है तो वो दवाई अरेंज करो, पंप अरेंज करो। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो ये मान लो कि शुगर लो था, खाना खा के नहीं आया तो तुरंत ग्लूकोज का पानी या कुछ ऐसी चीज उसको दे दी। यानी जिस कारण से वो था उसको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर छोड़ दोगे तो बहुत हाई चांस है वो रिकवर आएगा। वो कहेगा मेरे को अरिथमिया की, मेरे को तो हार्ट की कोई दिक्कत है, तो तुरंत उसको घर वालों को बुलाओ, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजना शुरू करो। उसको फिर भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, ठीक है। तो उसको छोटा कारण हो, मान लो सिर्फ उसको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, बहुत पसीना जिम में बहा दिया, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दिया जगा के, वो भी उसके लिए कुछ स्टेप है, वो बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है।
सो पहला सिनेरियो था कि हमने शेक एंड शाउट किया, द पर्सन रिस्पॉन्डेड। दूसरा है कि उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब क्या करोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देवेश। देवेश? देव। देव, हाँ बोलो देव। अब क्या फिर करोगे? हम उसको पर्स चेक करेंगे। नहीं, उससे पहले भी एक चीज करेंगे। तुम बताओ बेटा, क्या करोगे? तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार। क्या करोगे? कुछ आइडिया? क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कॉल फॉर हेल्प। तो नेक्स्ट स्टेप है कॉल फॉर हेल्प। और पहले तो हम अपने आसपास वालों को हेल्प के लिए बुला देंगे, फिर हम जब अपना काम शुरू करेंगे उससे पहले हमने कहना है कि कॉल फॉर हेल्प, प्रेफरेबली विद एम्बुलेंस। ठीक है, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर को, किसी को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करने के बाद कॉल फॉर हेल्प विद एम्बुलेंस। ठीक है, इसी का तुम्हें याद है कि थोड़ा भूल गई? थोड़ा याद है, तुमसे पूछना। ठीक है, तो कॉल फॉर हेल्प विद एम्बुलेंस, तो हमारा ये स्टेप हो गया। इसके बाद अब जो हम स्टेप करेंगे वो बहुत ही सबसे क्रिटिकल स्टेप है जो 90% लोगों को बचा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे? कॉल फॉर हेल्प के बाद नहीं, भूल गए, बताओ। हेडबैक। नहीं, सबसे पहले हम लोग एयरवे को देखेंगे। एयरवे को देखेंगे, जैसे ये डमी है, इसका हमने मुंह खोला पर्सन का, कुछ उसमें वॉमिटिंग फंसी हुई हो, कुछ फॉरेन बॉडी फंसी हुई हो, एक कपड़ा लेके उसको साफ करेंगे। ठीक है, ओपन द माउथ एंड चेक कि वो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद तो इसको हम इस स्टेप को क्या कहेंगे? एयरवे। एयरवे को मेंटेन करना है। ठीक है, एयरवे को कैसे मेंटेन करना है कि पहले हमें देखना है कि एयरवे क्लियर है कि नहीं है। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। लेट हो गई, ट्रैफिक था, चलो तो आप यहीं से शुरू करो, स्टार्टिंग का रिवीजन में टाइम लगाएंगे। ठीक है, देख लिया था ना। तो सबसे पहले हमने एयरवे क्लियर करने के लिए एयरवे क्लियर किया। एयरवे क्लियर करने के बाद हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। वो क्या होगी? ए के बाद बी, ए के बाद ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। अब ब्रीदिंग के लिए क्या स्टेप है? एयरवे में मैं फिर से आऊंगा, पर उससे पहले ब्रीदिंग का आना जरूरी है। ठीक है, अब एयरवे हमने साफ करा फटाफट। अगर साफ है, ये सब 1 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। तो एयरवे हमने साफ किया, उसके बाद ब्रीदिंग के क्या निमोनिक होता है, कैसे देखते हैं ब्रीदिंग को, याद है? लुक, लिसन एंड फील फॉर ब्रीदिंग। लुक, लिसन एंड फील। अब लुक, लिसन एंड फील कैसे करेंगे? सबसे पहले लुक तो चेस्ट मूवमेंट्स को करेंगे कि उसकी चेस्ट मूव कर रही है कि नहीं कर रही उस पर्सन की। लिसन, ब्लास्ट ऑफ एयर को सुनो और फील करो कि भी हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, लुक, लिसन एंड फील फॉर ब्रीदिंग। अब इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं फिर से कि पहला सिनेरियो है कि वो ब्रीथ कर रहा है, हमें दिख रहा है कि भाई उसका चेस्ट मूव कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। अब चेस्ट मूव कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, इसी टाइम पे चेस्ट मूव अगर कर रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस है कि भी सांस ले रहा है, जस्ट कि उसका जो ऑक्सीजनेशन है, जो प्रोसेस है, कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आई हुई है। ठीक है, यूजुअली जब आदमी बेहोश होता है तो उसका टंग फॉल हो जाता है, टंग और पीछे जाके जो फेरिंग्स होता है उस पर चिपक जाता है और वो सांस का रास्ता, सांस चल रहा है बट वो एयरवे मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है। तो 99% जब भी घर में कोई इमरजेंसी होगी, मान लो बच्चे को फिट्स आए, बड़े को फिट्स आए, उसने उल्टी करी, आपने साफ भी कर दी, पर फिर भी यहाँ पे टंग फॉल की वजह से सांस रुका हुआ है, उस केस में क्या करना है? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ऐसे करते ही जो टंग है वो अपनी जगह से छूट जाएगी और उसके बाद जो अगर वो सांस ले रहा होगा तो वो ऑक्सीजनेशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब ये मैन्यूवर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट बोल बोल के सबको करना है, क्योंकि ये मैन्यूवर एनेस्थीसिया में भी जब करते हैं 90% लाइफ सेविंग यही करता है। कुछ भी ना हो, आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके रखो, पेशेंट कोलैप्स नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन उसकी एक बार मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी, वो बेटर ही होता चला जाएगा जब तक कि वो पूरा होश में नहीं आता। हमने एयरवे को मेंटेन करके रखा और सांस चलती जा रही है, हम देख रहे हैं, लुक, लिसन एंड फील कर रहे हैं, एयरवे मेंटेन कर रहे हैं जब तक हमारी एम्बुलेंस नहीं आ रही, इसी पोजीशन में हमें रहना है। ठीक है, अगर ऐसे करते करते पर्सन एकदम से जाग जाए, पूरा ही जाग जाए, तो उसको कहो भाई लेफ्ट लेटरल में रहे जब तक तो डॉक्टर को तुम्हें नहीं दिख रहा। कुछ तो हुआ ही था तो उसको फर्दर है। तो ऐसे केस में अगर जाग जाए तो लेफ्ट लेटरल में, ताकि कुछ वॉमिटिंग है, कुछ है, वो बाहर निकल जाए और
और नहीं होश में आ रहा, आपको दिख रहा है कि सांस चल रहा है, आप बिल्कुल पैनिक करे बिना शांति से ऐसे रखे, चाहे एक आधा घंटे में खड़े रहोगे तब भी कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो था कि अगर हमने लुक लेसन फील फॉर ब्रीदिंग किया और वो ब्रीदिंग नहीं आ रही, ठीक है, पहले में आ रही थी, दूसरे में नहीं आ रही, दूसरे में नहीं आ रही, तो गिव 2 स्लो रेस्क्यू ब्रेथ्स, गिव 2 स्लो रेस्क्यू ब्रेथ्स। अब ये रेस्क्यू ब्रेथ इसी पोजीशन में देने, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की पोजीशन में। अब हम क्लिनिक में हैं, हमें अम्बू बैग रखना है मास्क के साथ, ठीक है, और क्लिनिक में नहीं है तो माउथ टू माउथ, ठीक है। अभी क्लिनिक पे है वाली सिचुएशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट रखना है, ये ट्रायंगुलर पार्ट मास्क का ऊपर की तरफ नाक की तरफ रहेगा, ये बेस नीचे की तरफ रहेगा, इस पे फिट करो और गिव 2 स्लो पूरा। ये बैग लगभग 2 लीटर का होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हमारे इंडिया में 50-60 के जो आदमी है उसका 500 to 600 ml उसको हमें एयर देनी है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके और गिव 2 स्लो रेस्क्यू ब्रेथ्स। चलो शिखर, माउथ टू माउथ में भी सेम है, बस आपको इस पे क्रॉस पीस या कोई कपड़ा रखना है, नाक पिंच करनी है और पूरा इनहेल करके पूरा जोर से उसके अंदर एक्सेल करना है। नाक पिंच करनी है तो सारा एयर जो है वो नाक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंस पाथवे में जाएगी गैस, ठीक है। तो गिव 2 स्लो रेस्क्यू ब्रेथ्स। और 2 लोग हैं ना, बाई चांस 2 लोग हैं तो एक जना हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके रखेगा, एक जना ये पकड़ के 2 स्लो रेस्क्यू ब्रेथ देगा, ठीक है। चेक द पल्स। अब जो अडल्ट्स होते हैं जो 18 साल या 12 साल से ऊपर है, तो उसमें सबसे पहले हमें कैरोटिड आर्टरी देखनी है। कैरोटिड आर्टरी कैसे देखते हैं? अपने यहाँ पे जो ग्लॉटिस है इस पे हाथ लगाओ और साइड में घुसाओ, तो यहाँ पे कैरोटिड पल्स फील होगी। इसको फील करने के लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड है, यानी कि 5-7 मिनट फील करते रहे, नहीं 4 से 5 सेकंड देखना है। अगर है तो फील हो जाएगी, जो नहीं है तो उसको मानो कि नहीं फील कि नहीं है, ठीक है। तो हमने अपने ग्लॉटिस इसको टच किया और साथ में जो स्टर्नोक्लेडोमैस्टोइड मसल है उसके बीनीथ अपना हाथ डाला और तुरंत फील होनी चाहिए। और दोनों एक साथ फील नहीं करनी कभी भी, नहीं तो ब्रेन का सर्कुलेशन वैसे भी रुक जाएगा, ठीक है। एक एक करके एक साइड फील कर ली, अगर नहीं हो रही तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी साइड फील कर ली, नहीं मिल रही तो मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मिल रही है तो है, नहीं तो नहीं है। 5 सेकंड का टाइम है, ठीक है। अब हमारे पास 2 सिनेरियो फिर से हो गए। पहला सिनेरियो कि हमें कैरोटिड पल्स फील हो रही है, ठीक है। अगर कैरोटिड पल्स फील हो रही है तो हमारे रेस्क्यू ब्रेथ अपना, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, अपना शांति से रेस्क्यू ब्रेथ देते रहो। कितने जितनी बार आप लेते हो, मिनट में 15 से 20 के बीच, ठीक है। 2 लोगों को कुछ पैनिक नहीं करना, थोड़ी देर में पल्स फील करते रहो और अगर पल्स फील हो रही है तो अपना रेस्क्यू ब्रेथ चलते रहेंगे, पीछे ऑक्सीजन लगा के। कुछ नहीं करना, ज़्यादातर लोग जागे जाएंगे, नहीं जागेंगे तो एम्बुलेंस आ जाएगी, वो भी कहेगी ठीक है, क्योंकि इंट्यूबेशन का एक टेक्निक है, पर वो टेक्निक हम पैनिक करके गलत करें, इससे बढ़िया सिंपली हम रेस्क्यू ब्रेथ देते रहें जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, ठीक है। बिल्कुल कोई पैनिक नहीं करना कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अच्छा, छोटे बच्चों में कई बार कैरोटिड पल्स फील नहीं होती, उनमें रेडियल आर्टरी फील होती है, ठीक है। रेडियल अनेक बच्चों को वैसे भी हाँ, फील इट है। हाँ, बच्चों में अगर कहीं फील नहीं हो रही तो रेडियल आर्टरी को एब्सेंट माने तो एब्सेंट मानी जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट। तो हमारे पास क्या सिनेरियो आया अभी तक कि ब्रीदिंग नहीं थी और सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग नहीं थी सर्कुलेशन है, तो हमने ब्रीदिंग देते रहे, एयरवे ओपन रख के ब्रीदिंग देते रहे। अब दूसरा सिचुएशन है कि ब्रीदिंग भी नहीं थी और सर्कुलेशन भी नहीं है, तो उसमें टाइम बिना वेस्ट करे चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे। अब चेस्ट कंप्रेशन कभी हम किधर दें कभी किधर दें, तो उसका जो बायोफिजिकल मैकेनिज्म है, जो पीछे जो हमारी स्पाइन है और ऊपर स्टर्नम की हड्डी है, इन दोनों बीच वाली जो हड्डी है उसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों बोन्स के बीच में हार्ट को कंप्रेस करना है ताकि वो पंपिंग एक्शन हार्ट का आता रहे और ब्रेन को ब्लड फ्लो हमारा मिलता रहे, ठीक है। सो उसके लिए मैं टेक्निक बताता हूँ जो सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। तो हमें लोअर रिब मार्जिन से ट्रेस करते करते बीच तक स्टर्नम तक जाना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये रिब का लोअर मार्जिन स्टर्नम वाली बीच वाली हड्डी से मिलता है, उसके ऊपर हमने सपोज करो हमने यहाँ पे 2 फिंगर्स इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। 2 फिंगर का लेफ्ट हैंड इन 2 फिंगर्स के सुपीरियर में रखना है, ऊपर में रखना है। दूसरा हाथ इस हाथ के ऊपर
दोनों फिंगर को इंटरलॉक करना है। इट शुड बी ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल पे टच नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ द चेस्ट वॉल। उसके बाद जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर हो जाने चाहिए। अगर जिसकी हाइट छोटी है वो स्टूल पे करेगा तो वो परपेंडिकुलर होके एल्बो से जोर नहीं लगाना, शोल्डर से जोर लगाना है। 1 2 3, ठीक है। 1 मिनट में 100 बार करना है, 1 मिनट में 100 बार करना है, ठीक है। और हर 15 के बाद 2 बार सांस लेना। कभी वो 30 का क्राइटेरिया हो जाता है, कभी 15 का हो जाता है, पर अभी आजकल 15 का है, ठीक है। तो हमें 15:2 की रेशो में ये करना है। तो सर्कुलेशन 5 ऐसे काउंट करना है, लाउडली काउंट करना है। 10 11 12 13 14 15। अगर एल्बो से करोगे तो 3 मिनट में थक जाओगे। शोल्डर से करना है क्योंकि 15-15 मिनट को देना पड़ता है। और तुम्हें कोई टेंशन नहीं, जब तक एम्बुलेंस नहीं आनी तब तक करते रहना, ठीक है। तो अब ये डेमो करेंगे एक एक करके चेस्ट कंप्रेशन, फिर मैं पूरा कोऑर्डिनेटेड एक्शन कराऊंगा, ठीक है। So breathing. 2 3 4 5 6 अंदाजे 100 हो जाए, बिल्कुल सही डेप्थ पे है, बिल्कुल परफेक्ट है। 14 15 इसके बाद तो आप रेस्क्यू गैस के लिए या एम्बुलेंस में। फिर आजकल डिफिब्रिलेटर है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो कई सालों से डिफिब्रिलेटर लगे ही होते हैं, ठीक है। डिफिब्रिलेटर का स्टार्टिंग पॉइंट 2 ही होते हैं। आजकल ऑटोमेटिक है तो वो भी टेंशन नहीं, ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे ही हमें सर्कुलेशन नहीं मिलती उसके 2 पैड्स फिक्स करो, उसको ऑन करो, अपने आप फिब्रिलेटिंग वाली बीट्स पकड़ के वो फिब्रिलेट कर देगा, फिर सीपीआर शुरू करो और हर 5 मिनट में उसको एक्शन में ले आओ, ठीक है। इसके अलावा Defibrillator basically gives the current or something? करंट देता है, वो बेसिकली ना पल्सलेस टैकीकार्डिया में होता है। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्स आने दी और हार्ट रेट फिब्रेट कर रहा है, तो वो एकदम से शॉक देकर उसको स्टन करता है हार्ट को और फिर दोबारा हार्ट वापस अपने बीट पे आता है। वो सर कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? जब तक रेसर रहता है कब से? नहीं, हर 4-5 मिनट में करते हो, 2-3 मिनट में भी करोगे ठीक है, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। वैसे एवरेजली जब कर रहे होते हैं तो 4-5 मिनट में यूज करते हैं। 4-5 मिनट में कितनी देर के लिए? वो एक ही शॉक देना होता है, एक दिन हो। एक शॉक। उसके बाद 2 दवाइयाँ, क्योंकि क्लिनिक सेटअप है सबका, तो 2 मेडिसिन चाहिए इसके लिए बेसिकली फर्स्ट एड क्लिनिक में। एक एट्रोपिन, एक एड्रेनालिन। हर 1.5 से 2 मिनट में एक एट्रोपिन का एम्प्यूल आईवी दे सकते हैं, अगर आईवी एक्सेस करता हूँ तो। आईएम देने का कोई पॉइंट नहीं होता। और एड्रेनालिन के एक एम्प्यूल को 9 ml नॉर्मल सलाइन में मिला के हर 2-2.5 मिनट में उसमें से एक, यानी 1:10 की डाइल्यूशन हो गई, उसमें से 1 ml हर 2-3 मिनट में देना, ठीक है। But then IV है। आईवी देना, आईएम देने में सर्कुलेशन इतनी वीक है कि अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। तो अगर कैंगल लगा सको तो फायदा है, तो वो तो फिर तसल्ली वाली बात है, ठीक है। और अगर एयर एक्सेस हो गई तो इंट्राट्रेकियल भी फटाफट एक्ट कर जाती है। एड्रेनालिन, एट्रोपिन नहीं करती, एड्रेनालिन एक्सेस करती है, ठीक है। चलो भाई रिवाइज करेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लो इंसान का अलग हो गया, हमने सीपीआर दे दिया तो वो आ जाता है, फिर से वापस हो गया,